राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एनसीईआरटी के क्लास 7 के चैप्टर 9 के बारे में। आज की वीडियो में हम सिर्फ इस चैप्टर का डिस्कशन करेंगे और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और अभ्यास के प्रश्न करेंगे। चैप्टर का नाम है मृदा। मृदा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखता है तथा उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। यह अनेक जीवों का आवास भी है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। पहली वर्षा के बाद मृदा की सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब बारिश होता है, जब गर्मी के टाइम में ज़्यादा देखा होगा कि जब पहला बारिश होता है तो कितना अच्छा महक आता है, एकदम सौंधा सौंधा। तो मृदा जीवन से भरपूर है। वर्षा ऋतु में एक दिन पहेली और बूझों ने मृदा में से एक केंचुए को बाहर आते देखा। पहेली ने सोचा कि क्या मृदा के अंदर और भी जीव रहते हैं। आइए हम पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 9.1। विभिन्न स्थानों से मृदा के कुछ नमूने एकत्रित कीजिए और उनको ध्यानपूर्वक देखिए। इसके लिए आप हैंडलेस आवर्धक लेंस का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक नमूने का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर अपने प्रयोजनों को सारणी 9.1 में लिखिए। अपने प्रयोजनों के बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। क्या आपके मित्रों द्वारा एकत्रित किए गए नमूने आपके द्वारा एकत्रित किए गए नमूने जैसे ही है। बूझो और पहेली ने अनेक प्रकार से मृदा का उपयोग किया। उन्हें उसमें खेलना पसंद है। यह वाकई बहुत मनोरंजक है। मृदा की उपयोगों की एक सूची बनाइए। मतलब मृदा का जो जो उपयोग है उसका एक सूची बनाना है। चित्र में आप देख सकते हैं कि मृदा से नमूने एकत्र करते बच्चे, और जो भी इसका सानी 9.1 में जो भी इसका आएगा एग्जाम्पल, मतलब मान लीजिए घास में क्या मिला है, चींटी मिला है, बगीचे की मृदा में घास मिला है, चींटी मिला है, वो आपको प्रेक्षण में लिखना है। सड़क किनारे की मृदा में क्या मिला है, ऐसे स्थान की मृदा जहाँ पे केंचुए मिलता है, कोई कीड़े मकोड़े मिलता है, उसका निर्माण कार्य जहाँ पे आ रहा है उसमें क्या मिलता है, वो आपको इससे सारणी में भरना है। पहली, मैं जानना चाहती हूँ कि सड़क के किनारे और बगीचे से एकत्रित किए गए नमूने में मुझे प्लास्टिक की वस्तु और पॉलीथीन की थैली के कुछ टुकड़े क्यों मिले थे। यही मैंने बताया कि सड़क के किनारे जो मृदा होते हैं उसमें क्या मिलते हैं, और जहाँ पे सड़क निर्माण होता है या फिर कुछ बिल्डिंग ये सब उसमें क्या मिलता है। पॉलीथीन की थैली और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। क्या बोला जा रहा है कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, रसायन तथा पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं, और ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को क्या करना चाहिए, रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उसे उपचारित किया जाना चाहिए। पीड़कनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। मैंने हाट बाजार में मिट्टी के बने हुए बर्तनों व खिलौनों को देखा है। पहले बुझो सोच रहा है कि मैंने हाट बाजार में मिट्टी के जो बने बर्तन और खिलौने होते हैं उसको देखता है। मृदा परिच्छेदिका प्रोफाइल। मृदा अनेक परतों की बनी होती है। यह जानने के लिए कि ये परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहती है, आप निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 9.2। थोड़ी सी मृदा लीजिए, ढेलों को अपने हाथ से तोड़कर उनका चूर्ण बना ले। अब 3/4 जल से भरा कांच का एक गिलास लीजिए और उसमें मुट्ठी भर मृदा मिला दीजिए। इससे किसी छड़ से अच्छी तरह हिलाइए जिससे मृदा पानी में मिल जाए। अब इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रखा रहने दीजिए। चित्र 9 में आप देख सकते हैं कि गिलास में पानी भरा हुआ है और मृदा की परत किस प्रकार है वो भी दिखाया गया है। कुछ समय के बाद गिलास के पानी को देखिए और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। क्या होता है कि सबसे पहले आपको ह्यूमस दिखता है, जो भी कूड़ा कचरा रहता है वो दिखता है। उसके बाद फिर जल दिखता है, फिर मृतिका दिखते हैं, मृत सड़े गले पदार्थ रहते हैं वो दिखते हैं। उसके बाद बालू दिखता है और फिर लास्ट में बजरी दिखता है, जो कंकड़ सब रहता है वो। क्या आपको कांच के गिलास में विभिन्न आम आप साइज के कणों की परतें दिखाई देती है। इन परतों को दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए। क्या जल में कुछ मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई देते हैं। जो आपके सबसे ऊपर में तैर रहे हैं वो क्या है, ह्यूमस। मृदा में उपस्थित
सड़े गले जैव पदार्थ क्या है, वो ह्यूमस कहलाते हैं। आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सेलों, चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है? पवन, जल और जलवायु की क्रिया से जो सेल टूटता है, चट्टान टूटता है, उसके टूटने के पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। और जो यह प्रोरा जो प्रक्रम होता है वो क्या है, अपक्षय कहलाता है। किसी मृदा की प्रकृति उन सेलों पर निर्भर करती है जिनसे इसका निर्माण हुआ है, और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जिसमें ये उगते हैं। किसी भी मृदा की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? उन सेलों पर निर्भर करती है जिससे इनका निर्माण हुआ है। क्योंकि मृदा का टाइप भी अलग अलग होता है, इसीलिए उस पर भी, सेल पर भी निर्भर करता है जिससे ये बना है। और यह वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं। जैसे कि हर जो पौधा होता है हर किस्म के मृदा में नहीं उग सकता है। मृदा के विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? मृदा के विभिन्न परतों से गुजरती हुई जो ऊर्ध्वकाट होती है उसको मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श, गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। प्रत्येक जो परत होता है वो कट होता है, क्या होता है? रंग, गठन और गहराई और रासायनिक संगठन से भिन्न होती है। ये परतें संस्तर स्थितियाँ कहलाती है। ये परत क्या कहलाती है? संस्तर स्थितियाँ। चित्र 9.3 में आप देख सकते हैं कि सबसे ए में जो पहला है वो क्या है? संस्तर स्थिति, और बी हो जाएगा वो भी संस्तर स्थिति, और सी हो जाएगा वो भी संस्तर स्थिति, और नीचे जो हो जाएगा वो आपका आधार सेल जिससे वो बनता है। हम सामान्यतः मृदा के सबसे ऊपरी शीर्ष परत को देखते हैं, उसके नीचे वाली परतों को नहीं। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पार्श्व भाग को देखें तो हमें मृदा की भीतरी परतें भी दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति हम उस स्थान के मृदा परिच्छेदिका का परीक्षण कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपरी वाली संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है। सबसे ऊपर जो संस्तर स्थिति होती है वो क्या होता है? गहरे रंग की होती है, क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। सबसे ऊपर की जो स्थिति संस्तर होती है कैसे बनी होती है? ह्यूमस और खनिज से। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है। ह्यूमस क्या करता है? मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। सबसे ऊपर जो स्थिति होती है वो गहरा रंग का होता है। इसमें क्या पाया जाता है? ह्यूमस और खनिज। और ह्यूमस क्या होता है? मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदा, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं। सबसे ऊपर जो होता है उसे क्या कहते हैं? शीर्ष मृदा या फिर ए संस्तर स्थिति। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भंगों जैसे अनेक जीवों को आवास, आश्रय प्रदान करती है। जो आप देखेंगे कि कृमि सब रहते हैं, कृंतक, छछूंदर जैसे कि चूहा जैसा दिखता है वो रहता है, तो कहाँ पे रहता है उसका आवास? सबसे ऊपर शीर्ष मृदा में। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती है। छोटे पादप जो होते हैं वो बहुत गहराई तक नीचे नहीं होती है, उसका जो जड़ होता है शीर्ष मृदा ही तक ही रहता है। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है। शीर्ष मृदा का जो नीचे का परत होता है उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, लेकिन खनिज अधिक होती है। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक संघन घनी होती है और बी संस्तर स्थिति या फिर मध्य परत कहलाती है। पहला जो स्थिति होता है वो क्या कहलाता है? शीर्ष परत, जिसमें आपका ह्यूमस और खनिज पाया जाता है और वो गहरे रंग का होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है बी संस्तर स्थिति, जिसे मध्य परत कहते हैं, और वो ज़्यादा कठोर होती है और उसमें खनिज ज़्यादा पाया जाता है। तीसरी परत सी संस्तर स्थिति कहलाती है, जो दोहरारों और विंदोर युक्त सेलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार सेल होता है। सी परत की जो सी संस्तर स्थिति जो होती है उसमें दरार होता है और सेलों के जो छोटे छोटे ढेलों होते हैं वो होते हैं। और इस परत के नीचे क्या होता है? आधार सेल, जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। सबसे नीचे आपका हो जाएगा आधार सेल, जिसे फावड़े से बहुत ज़्यादा कठोर होता है और उसे खोदना कठिन होता है। मृदा के प्रकार, जैसा कि आप जानते हैं सेलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी कलह सम्मिलित होते हैं। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल
सेल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने होते हैं। सेल, कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। मृदा किसे कहते हैं? सेल का जो कण होता है और ह्यूमस का जो मिश्रण होता है उसे मृदा कहते हैं। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप, मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। केंचुए के तो ऐसे भी किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि वो फसल के लिए खेतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मृदा कोश में पाए जाने वाले विभिन्न अमाप साइज के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मृदा को भी कणों के और साइजों के आधार पर ही वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मृदा कहलाती है। यदि मृदा में आप देखते हैं मिट्टी में बड़े कण का अनुपात अधिक है तो वो क्या होता है? बलुई मृदा कहलाती है। यदि बारीक सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है तो वह मृणमयी मृदा कहलाती है। यदि मिट्टी में सूक्ष्म कणों मतलब छोटे छोटे कण का अनुपात अधिक होता है तो क्या होता है? मृणमयी मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है, जैसे कि बड़ा और छोटा कण लगभग उसमें समान रूप में मात्रा होती है, तो वो दोमटी मृदा कहलाती है क्योंकि दोनों बड़े और छोटे मृणमयी मृदा दोनों होते हैं। अतः मृदा का वर्गीकरण होता है बलुई, दोमटी और मृणमयी के रूप में किया जाता है। मृदा के कणों के अमाप का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। मृदा का जो गुण होता है जैसे बलुई, दोमटी और मृणमयी, उसके गुणों का बहुत अधिक प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं। बलुई मिट्टी होती है, ये कण बड़े होते हैं इसलिए वो आसानी से आपस में जुड़ नहीं पाती है, तो अतः इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होता है। इसलिए क्या होता है, इनके बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है और इसमें काफ़ी वायु भरे होते हैं। रिक्त स्थान ज़्यादा होता है इसलिए इसमें वायु भरे होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुवातित होती है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है क्योंकि एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें जो अगर आप पानी डालते हैं तो वो निकल जाएगी। अतः बलुई मृदा हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। अगर उसमें पानी नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वो शुष्क हो जाएगा और हल्का हो जाएगा। मृतिका, चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं। चिकनी मिट्टी जो होती है वो सूक्ष्म होती है इसलिए वो परस्पर आपस में जुड़े होते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, इसलिए वो आपस में जुड़े होते हैं तो इसीलिए उसमें रिक्त स्थान कम होता है। और बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है, इसलिए क्या होता है कि मृतिका में, चिकनी मिट्टी में आपस में जुड़े होते हैं इसलिए वो अगर पानी डालोगे तो उसमें वो पानी रुक जाता है, उसमें रिक्त स्थान भी कम होता है। अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है लेकिन ये भारी होते हैं। पानी अगर रुक जाता है तो वो भारी होता है। इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है, इसलिए इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट है। पादप अगर उगाना आप चाहते हैं तो सबसे शीर्ष मृदा क्या है आपका? दोमट, मतलब दोनों जो मिला होता है, दोनों का इक्वल क्वांटिटी होता है। दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होते हैं। गाद नली, तलों, आधारों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का अमाप साइज बालू और चिकनी मिट्टी के अमापों के बीच का होता है। दोमटी मृदा में भी ह्यूमस होती है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। इस प्रकार की मिट्टी में क्या होता है, उचित मात्रा में मृदा की पादपों की वृद्धि के लिए जल धारण की क्षमता ज़्यादा होती है क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। गाद कण का जो अमाप और साइज होता है वो बालू और चिकनी मिट्टी के अमापों के बीच का होता है। क्रियाकलाप 9.3 मृणमयी, दोमटी और बलुई मृदा के नमूने एकत्रित कीजिए। किसी एक नमूने में से मुट्ठी भर मृदा लीजिए, इसमें से कंकड़, पत्थर, घास के तिनके आदि को निकाल लीजिए। अब इसमें बूंद बूंद करके जल डालकर इसे गूंथ लीजिए। केवल इतना जल डालें कि इसमें मृदा का गोला बनाया जा सके। चित्र में आप देख सकते हैं कि मिट्टी कैसे गूंथा जा रहा है और उसे क्या मतलब उसका शेप बनाया जा रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि यह चिपचिपा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा चिपचिपा रहेगा तो उसका शेप अच्छे से नहीं बन पाएगा। मृदा से गोला बनाने का चित्र 9.3 प्रयास करें। किसी समतल सतह पर इस गोले को एक बेलन के रूप में बेल दे और इस बेलन से छल्ला बनाने का प्रयास कीजिए। इस क्रियाकलाप को मृदा के अन्य नमूनों के साथ दोहराइए। कोई मृदा किस प्रकार की है, क्या इसका निर्णय इस आधार पर किया जा सकता है कि उसे मनचाही आकृति बनाना कितना सुविधाजनक है। मैं जानना चाहता हूँ कि मटका और सुराही बनाने के लिए किस प्रकार की मृदा का उपयोग किया जाना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की मृदा के बर्तन, खिलौने, मूर्ति आदि बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है? ये
मतलब ज़रूरी होना चाहिए कि आप अगर बर्तन बना रहे हो तो आपको किस प्रकार की मृदा की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर बलुई मिट्टी का बनाओगे तो वो आपस में चिपकेंगे ही नहीं, तो उसमें आकार नहीं ले पाएगा। मृदा के गुण। आपने मृदा के कुछ उपयोगों की सूची बनाई है। आइए हम मृदा के गुणों को जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। मृदा में जल अंतर स्रवण दर। बोझो और पहरी ने 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर आमाप के 2 वर्ग अंकित किए हैं, जिनमें से एक उनके घर के फर्श पर और दूसरा कच्ची सड़क पर बना था। उन्होंने 2 समान आमाप की बोतलों को पानी से भर लिया। उन्होंने एक ही समय पर दोनों वर्ग के स्थानों पर एक एक बोतल पानी डाल दिया और उन्होंने देखा कि फर्श पर गिरा पानी वर्ग की सीमा के बाहर भाग गया और अवशोषित नहीं हो पाया, जबकि कच्ची सड़क पर डाला गया पानी अवशोषित हो गया। इसीलिए ज़रूरी है कि आपकी मृदा किस टाइप की है, तो वो पानी सोखती है, पानी जल धारण करने की क्षमता किसमें ज़्यादा होती है। बोझों का आश्चर्य है कि दोनों वर्गों में पानी के अवशोषण में अंतर क्यों था, क्योंकि वो मृदा पर डिपेंड करता है कि किसमें रिक्त स्थान ज़्यादा है और किसमें कम है, तो वही पानी उसमें जल धारण की क्षमता अधिक होगी। आइए इसे समझने के लिए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 9.4। इस क्रियाकलाप के लिए कक्षा के सभी छात्र 3 समूह या दल बना लें। दलों के नाम ABC रख सकते हैं। आपको यह मालूम करना है कि किसी दिए गए स्थान पर पानी कितनी तेजी से मृदा में से नीचे चला जाता है। आपको एक खोखले बेलन अथवा पाइप की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित कर ले कि प्रत्येक दल समान व्यास के पाइप का उपयोग करे। ऐसे पाइप प्राप्त करने के लिए दिए गए कुछ सुझावों पर विचार कर सकते हैं। मृदा। यदि संभव हो तो एक आमाप के 3 छोटे टीन के डिब्बे लेकर उनकी तली को काट ले। यदि PVC पाइप लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास का उपलब्ध हो तो इसके 20 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट ले और इनको उपयोग करें। जिस स्थान से आप मृदा एकत्रित करें वहाँ पाइप का लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धंसा कर लगा दें। चित्र 9.5 पाइप में धीमे धीमे 200 ml जल डालिए। 200 ml जल को मापने के लिए आप किसी भी 200 ml की खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। उस समय को नोट कर ले जब आपने जल डालना आरंभ किया था। जब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित अर्थात अंतःस्रावित हो जाए और पाइप खाली हो जाए तो पुनः समय नोट करिए। यह ध्यान रखें कि पाइप में डालते समय पानी ना तो छलके और ना ही पाइप के बाहर गिरे। 200 ml जल के मृदा में अंतःस्रावित होने में लगभग समय के आधार पर अंतःस्रवण की गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर कीजिए। अंतःस्रवण दर क्या होता है? मिलीलीटर बाई मिनट। जल की मात्रा मिलीलीटर में होना चाहिए। अंतःस्रवण की जो अवधि होता है वो मिनट में, तो मिलीलीटर बाई मिनट। जल की जो मात्रा है वो लिखेंगे ऊपर और जो उसकी अवधि है वो लिखेंगे नीचे। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी नमूने में 200 ml जल के अंतःस्रवण में 20 मिनट समय लगता है, तो क्या हो जाएगा आपका अंतःस्रवण दर 200 ml में 20 मिनट, तो हो जाएगा 10 मिलीलीटर पर मिनट। अपने दल द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में अंतःस्रवण दर की गणना कीजिए। अपने निष्कर्षों की तुलना अन्य दलों के मृदा के नमूनों की अंतःस्रवण दर से कीजिए। मृदा के नमूने को अंतःस्रवण दर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मृदा में नमी। क्या आप कभी ग्रीष्म काल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान से होकर गुजरे हैं? संभवतः आपने देखा होगा कि जमीन के ऊपर की वायु कम दीप्त हो रही है, अर्थात ऐसा दिखता है जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठ रही है जैसे आग के अलाव से उठती है। ऐसा क्यों होता है? इस क्रियाकलाप द्वारा हम उसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। क्रियाकलाप 9.5। एक क्वथन नली लीजिए, इसमें 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए, इसे कुछ समय तक किसी लोहे पर गर्म कीजिए और क्वथन नली का परीक्षण कीजिए। चित्र 9.6। आइए हम देखते हैं कि गर्म करने पर क्या होता है। मृदा में से नमी हटाना। स्टैंड। बर्नर में आप लिए मृदा का नमूना लेते हैं, क्वथन नली और जल की बूंदें। क्या आपको कहीं जल की बूंदें दिखाई देती है? यदि हाँ तो किस स्थान पर? गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है। जब आप मृदा को गर्म करते हैं तो जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और क्वथन नली के ऊपरी भाग की अपेक्षाकृत ठंडी भीतरी दीवार पर संघनित हो जाता है। क्वथन नली के ऊपरी भाग की अपेक्षाकृत क्या होता है? ठंडी भीतरी दीवार पर ही संघनित हो जाता है। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत संघन बना देती है। गर्म के दिनों में क्या होता है? मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती हुई जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत क्या करती? संघन बना देती। इसे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु में कंपदित प्रतीत होती। इससे क्या होता है?
सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा की जो ऊपरी की वायु होती है हमें कंपित प्रतीत होती है। मृदा को गर्म करने के बाद इसे गोवर्धन नली में से बाहर निकाल दें। इसकी तुलना उस मृदा से करें जिसे गर्म नहीं किया गया हो। दोनों के बीच का अंतर नोट करें। मृदा द्वारा जल का अवशोषण। क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करती है? आइए यह जानने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 9.6। प्लास्टिक के एक कीप लीजिए। फिल्टर पत्र अथवा समाचार पत्र के कागज का एक टुकड़ा लेकर उसे मोड़कर चित्र 9.7 के अनुसार कीप में लगा लीजिए। किसी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तोलकर उसे कीप में लगाकर फिल्टर पत्र में डालिए। किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कीजिए। अब इस जल को बूंद बूंद करके कीप में रखे मृदा में डालिए। आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर का उपयोग भी कर सकते हैं। सारा जल एक ही स्थान पर ना गिराकर उसे पूरी मृदा पर डालिए। जल डालना तब तक जारी रखिए जब तक वह रिसकर कीप से नीचे गिरना आरंभ न कर दे। मापन सिलेंडर में बचे जल को मापकर उसे आरंभिक माप में से घटा लें, जिससे आपको मृदा द्वारा धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाएगा। अपने परिणामों को नोटबुक में नोट कीजिए। मृदा में जल का अवशोषण। बीकर, फिल्टर पत्र और कीप और ड्रॉपर। मृदा का द्रव्यमान भार कितना होता है? 50 ग्राम। मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन होता है UmL। मापन सिलेंडर में जल का अंतिम होगा VmL और मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन होगा जल का लास्ट का जो आयतन होगा V माइनस UmL। आरंभिक माइनस अंतिम। आरंभिक माइनस अंतिम क्या हो जाएगा? आपका अवशोषित जल का आयतन। मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान क्या होता है? U माइनस V ग्राम। 1 ml जल का द्रव्यमान होता है 1 ग्राम के बराबर। अवशोषित जल का प्रतिशत हो जाएगा U माइनस V बाई 50 इंटू 100। इस क्रियाकलाप को मृदा के विभिन्न नमूने के साथ दोहराए। क्या आपको सभी नमूनों के लिए समान परिणाम प्राप्त होते हैं? परिणामों पर अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रावन दर सबसे अधिक है और किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रावन दर सबसे कम है? बच्चों ने अपने पड़ोसी से सुना कि वर्षा के 8 से 10 दिन बाद तालाब अथवा कुओं में जल का स्तर बढ़ गया है। कुएं का स्तर जल बढ़ जाता है। किस प्रकार की मृदा में जल सबसे कम समय में और सबसे अधिक मात्रा में अंतःस्रावित होकर कुएं तक पहुंचेगा और किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक मात्रा में जल धारण करती है और किस प्रकार की मृदा सबसे कम? क्या आप कोई और विधि बता सकते हैं जिससे अधिक वर्षा जल अंतःस्रावित होकर भूमजल तक पहुंच जाए? मृदा और फसलें। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मृणमय मृदा, कुछ में दोमटी मृदा, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बलुई मृदा पाई जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायु संबंधी कारक हैं जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। जलवायु कारक तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी विशेष क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति तथा फसलों की किस्मों का निर्धारण करते हैं। मृणमय और दोमट मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए मृतिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दोमट मृदा की आवश्यकता होती है जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाए। धान के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है? मृतिका और जैव पदार्थ से समृद्ध होती है, इसलिए जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दानों के लिए क्या होती है? दोमट मृदा की आवश्यकता होती है जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाए। दालों के लिए दोमट मृदा और धान के लिए महीन मिट्टी। कपास के लिए बलुई दोमट अथवा दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है। कपास के लिए क्या होती है? बलुई दोमट अथवा दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाए और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। जैसे गेहूं फसलें महीन मृदा में उगाई जाती है क्योंकि यह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है। अपने शिक्षकों, माता पिता और अपने क्षेत्रों के किसानों से वहाँ की मृदा के प्रकारों और गेहूं के लिए क्या कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? मृणमयी मृदा। और कपास के लिए बलुई दोमट अथवा या फिर दोमट मृदा। और दाल के लिए भी दोमट मृदा और धान के लिए आपका हो जाएगा चिकनी मिट्टी। धान और
गेहूँ और चने के लिए आपका मृण्मय और मृदा हो जाएगा, मृण्मय और दोमट मृदा हो जाएगा। ग्राम और किलोग्राम वास्तव में द्रव्यमान की मात्रक है। एक ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 ग्राम भार होता है तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 किलोग्राम भार होता है। यद्यपि दैनिक जीवन में और वाणिज्य और उद्योग में द्रव्यमान और भार के बीच सामान्यतः अंतर नहीं किया जाता है। द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, यह आप उस कक्षा में पढ़ेंगे। एक केस अध्ययन। जॉन, रसीदा और राधा मध्य प्रदेश में सुहागपुर नामक स्थान के लीलाधर दादा और संतोष मालवीय के घर गए। लीलाधर दादा सुराही, मटका, कूलर आदि बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे। उन तीनों ने लीलाधर दादा से उनके कार्य के विषय में बातचीत की। जॉन, आप मिट्टी कहाँ से लाए थे? दादा, हम किसी बंजर भूमि से काली मिट्टी लाते हैं। राधा, कि मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है? दादा, सूखी मिट्टी को किसी बड़े टंकी में डालकर उनमें से कंकड़ पत्थर आदि बीन लिया जाता है और कंकड़ पत्थर हटा लेने के बाद मिट्टी को लगभग 8 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है। इस मिट्टी में घोड़े के लीद की कुछ मात्रा मिलाकर उसे गूंथ लिया जाता है। गुथी हुई मृदा को चाक पर रखकर उचित मात्रा आकार दे दिया जाता है। किसी वस्तु को अंतिम स्वरूप देने के लिए हाथ का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बनाई गई वस्तु को 2 से 3 दिन तक सुखाने के बाद उनकी रंगाई की जाती है। शुष्क वायु में सुखाने के बाद सभी वस्तुओं को उच्च ताप तक भट्ठी में पकाया जाता है। रसीदा, मृदा में घोड़े की लीद क्यों मिला जाती है? दादा, पकाने के प्रक्रम में घोड़े की लीद तो जो होता है जल जाता है, जिससे मृदा के पात्र में सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं। अगर उसमें घोड़े की लीद डालेंगे तो देखेंगे आप छोटे छोटे छिद्र रहता है मिट्टी के बर्तन में। इसके कारण मटकों और सुराही में जल अंतःस्रावित होकर उनकी बाहरी सतह तक आ जाता है। इसके कारण क्या होता है कि जब आप जल डालते हैं तो वो अंदर से बाहर आ जाता है और वहाँ से वह वाष्पित हो जाता है। इसके कारण फिर वो वाष्पित हो जाता है, जिससे घड़े या सुराही में रखा जल ठंडा हो जाता है। दादा ने बताया कि सुहागपुर में बनी सुराहियाँ और मटके दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। मिट्टी के बर्तन बनाना, चित्र 9.8 में आप देख सकते हैं उसका प्रोसेस क्या क्या है। मृदा अपरदन, जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। अपरदन किसे कहते हैं? जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती है। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है। अगर मृदा नहीं रहे पादप में तो क्या होता है? पादप ढीली हो जाती है। इसलिए मृदा जरूरी है पादप और पेड़ पौधे के लिए। इससे यह पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपरदन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है। मृदा का जो अपरदन होता है मरुस्थल अथवा बंजर भूमि में ज़्यादा होता है, जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती, क्योंकि मृदा को जकड़े रखने के पौधे को जकड़े रखने के लिए आपको मृदा की आवश्यकता होती है। इसलिए मरुस्थल में आपने देखा होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति का बहुत अभाव होता है। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए और उपलब्ध जानकारी को सारणी 9.2 में लिखिए। मृदा का प्रकार और उगाई जाने वाली फसल, जो हमने पढ़ा कि गेहूँ किस में उगता है? मृण्मय में, और कपास बलुई और दोमट में, और धान आपका मृण्मय में उगता है, और दाल आपका किस में होता है? दोमट में। इसी तरह आपको इसे सारणी में भरना है। धान के रोपण के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होगी? मृण्मय मृण्मय महीन मृदा होती है। ऐसे मृदा जिसकी अंतःस्रावन दर अधिक हो या अथवा जिसमें यह दर कम अधिक होती है, उसमें अंतःस्रावन दर और जल धारण करने की क्षमता में क्या अंतर है? बूझो, लगता है तुमने जो पहले पढ़ा था उसे भूल गए, या पाठ को दोबारा पढ़ो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। आपने क्या सीखा इस चैप्टर से? मृदा पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और किसी स्थान की मृदा परिच्छेदिका वहाँ की मृदा की विभिन्न परतों का परिच्छेद होती है। ये परतें संस्तर स्थिति कहलाती है। मृदा विभिन्न प्रकार की होती है, मृण्मय, दोमटी और बलुई। विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की अंतःस्रावन दर भिन्न भिन्न होती है। यह दर बलुई मृदा में सबसे अधिक और मृण्मय मृदा में सबसे कम होती है। जल धारण की जो क्षमता होती है अंतःस्रावन दर मृण्मय में ज़्यादा होती है और बलुई में कम होती है, क्योंकि उसमें स्थान कम होता है मृण्मय में, और बलुई में ज़्यादा होता है। विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है। मृत्तिका, चिकनी मिट्टी और दोमट मृदा गेहूं, चना और धान को उगाने के लिए उपयुक्त होती है। चिकनी मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? गेहूं, चना और धान को उगाने के लिए। और कपास को चाहिए बलुई और दोमट मृदा। मृदा
में जल को रोके रखती है, जिसे मृदा आर्द्रता या मृदा नमी कहते हैं। मृदा की जल को रोके रखने की क्षमता या जल धारण क्षमता विभिन्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। मृदा आर्द्रता या मृदा नमी किसे कहते हैं? मृदा अपने जल को रोके रखने की जो क्षमता होती है उसी को मृदा आर्द्रता या फिर मृदा नमी कहते हैं। अगर वो जल को आप देखेंगे पेड़ पौधे के पास, अगर जल रोकने की क्षमता उसमें नहीं है तो उसमें नमी नहीं होगा, उसमें सूखा हो जाएगा। मृतिका, चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तनों, खिलौनों और मूर्तियों बनाने के लिए किया जाता है। खिलौनों और मूर्तियों और बर्तन बनाने के लिए किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है? चिकनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ चैप्टर 9 मृदा का एक्सप्लेनेशन यहीं पे समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास के प्रश्न और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से वो करेंगे।